तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो दोस्तों जैसे पिछली 7 तारीख को जैसे शाम को हाँ जो है आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से जो है इंतज़ार कर रहे थे, है ना। समय वैसे तो काफ़ी कम है, लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट को जो है या फिर सीजीएसएसबी को पहले से ला देना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी हो आखिर आ ही गया सिलेबस। तो आप जितनी जल्दी हो सके तैयारी में लग जाएं। और प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस जो है हमारे वीडियो में एक डल चुका है, आप देख लीजिएगा। उसमें आप जो है वाकई सर ने पूरा ओवरव्यू बता दिया था, है ना, जो है नोटिफिकेशन से संबंधित। तो उसके कुछ शर्तें, बाध्यताएं, नियम एवं शर्तें, ये सब हम जो है डिटेल्स थोड़ा सा चर्चा करते हैं, है ना। तो देखते हैं। हम्म, ये है। तो इसमें सबसे पहले देखोगे तो ये क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट का डिटेल है। तो इसमें आप जो है सबको काउंट करके जो है अपने कैटेगरी के अनुसार कितने पोस्ट आए हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हैं काउंट करके, है ना। ये जो है संभाग वाइज है। सबसे पहले तो यहाँ दिया है ई संवर्ग। ई संवर्ग यानी कि जो है एजुकेशन, या फिर बोल सकते हैं कि जो मैदानी एरिया में शिक्षक जो है कार्यरत होते हैं उनको बोलते हैं ई संवर्ग के टीचर्स, है ना। तो इसमें जो है देखो, ये ऐसे डिवाइड नहीं होता कि जो जैसे सरगुजा संभाग के टीचर हैं वो टी वर्ग में आएंगे, या फिर जो है बस्तर के टीचर हैं वही टी वर्ग में आएंगे, ऐसा नहीं। ये तहसील वाइज जो है डिवाइड होता है ना। तो इसमें देखो सरगुजा संभाग भी आया है, बिलासपुर भी आया है, रायपुर, दुर्ग, सभी संभाग के कुछ कुछ जिले आते हैं, है ना। तो इसमें नंबर आप पोस्ट देख सकते हैं। हिंदी का है, यहाँ पे संस्कृत का है, अंग्रेजी, गणित और समाज विज्ञान का। तो इसमें जो है जो मैदानी इलाके हैं, है ना, यानी ई संवर्ग, वहाँ के जो पोस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और दूसरा है अ, ये ई संवर्ग हो गया। उसके बाद और टी संवर्ग भी है यहाँ पे, है ना। यानी ट्राइबल ट्राइबल एरिया में जो भी शिक्षक कार्यरत होते हैं उसको बोलते हैं टी संवर्ग के शिक्षक, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसमें क्या है, ट्राइबल एरिया में जो है आपका जो पेमेंट का भी वो रहता है कि आपको पेमेंट इसमें थोड़ा सा ई समर के अपेक्षा जो है थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। और क्या देखना है इसमें, जैसे हाँ थोड़ा सा पात्रता एवं शर्तें देखते हैं। तो इसमें जो है आपकी आयु के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी आयु जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी अभ्यर्थी की, जो शिक्षक भर्ती भर्ती जो है दिला रहा है उसकी आयु है। और 35 वर्ष से अ, अधिक ना हो, ये तो नॉर्मल रहती है। लेकिन अभी जो है वर्तमान गवर्नमेंट ने किसी भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स में जो है 5% का छूट दिया हुआ है, या 5 जो है वर्ष का छूट दिया हुआ है। तो आप जितने भी यहाँ के छत्तीसगढ़ के निवासी अभ्यर्थी हैं उनको जो है 40 वर्ष तक जो है पात्र होंगे वो सारे शिक्षक भर्ती के लिए। और इसमें क्या है, और यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति मीन्स एससी और ओबीसी गैर क्रिमिनल का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम जो है 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। ये इनके लिए वैसा है, ऐसा है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ नहीं, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अ, हाँ, दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार जो है अधिकतम आयु की सीमा में छूट दी जाएगी। यानी उनके अधिनियम में जो भी उनके लिए सरकारी भर्तियों में जो भी छूट का प्रावधान होगा उसके तहत ये सारी उनको जो छूट है वो मिलेंगे, है ना। और इसके बाद है आगे, ये जो है शासकीय जो कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं किसी विभाग में उनके लिए है कि उनकी आयु जो है 38 वर्ष यानी 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सब है। उसके बाद ये जो है भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं उनके लिए यहाँ भी अलग से आरक्षित उनको पोस्ट दिया जाता है, उनसे संबंधित ये सारी जानकारियाँ हैं। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट और क्या है,
आगे देखते हैं इसमें। हाँ, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, यानी आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, 1 2 3 4 5 अलग अलग पॉइंट्स में दिए गए हैं। तो इसमें बेसिक आप इसका क्रक्स ये समझ सकते हैं कि इन सभी का क्रक्स आप ये देख सकते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन है ना। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं, डीएलएड या डीएड धारी अभ्यर्थी हैं, ये पात्र होंगे जिन्होंने द्विवर्षीय डिप्लोमा या फिर क्या होता है डीएड का जो कोर्स है कंप्लीट कर लिया है ना। और दूसरा है बीएड के अभ्यर्थी जिनका बीएड वर्तमान समय में कंप्लीट हो चुका है, बीएड धारी, है ना। और उनका रिजल्ट भी जो है आपके फॉर्म भरने से पहले आ जाना चाहिए। ये हो जाएंगे आपके पात्र अभ्यर्थी। और इसके साथ जो है आपको जो है टेट जो है निकालना अनिवार्य रहेगा। जो वर्ग 2 का टेट जो आयोजित किया जाता है उसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है ना। आगे देखते हैं। अच्छा, और ये भी है कि इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन है उसमें आपका जो है 50% अंकों के साथ उसमें पास आउट होना चाहिए, है ना, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद देखते हैं आगे। ये चीज़ देखिए। हाँ, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी होता है, उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी जो आपने दिलाए होंगे फरवरी में, वो जो है उत्तीर्ण किया हो, है ना। तो इसमें स्पष्ट जो है सीटेट का प्रावधान तो नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमारे स्टेट में सीटेट वालों को अलाउ किया जाता है ना। तो इसमें दोनों पात्र होंगे, जो सीजीटेट या फिर सीटेट कोई भी जो है पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए होंगे, है ना। उसके बाद सिलेबस की हम बात करें तो ये तो प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में आपको सर द्वारा बता दिया गया है। फिर भी यहाँ पे हाँ एक कुछ चीज़ इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, एक अभ्यर्थी का मुझे सवाल आया कि क्या हम जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट वाले जो वो होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं अभ्यर्थी छात्र जो कि क्या बोलते हैं राजनीति हो गया और समाजशास्त्र हो गया और भूगोल हो गया, इन अलग अलग सब्जेक्ट में उनका 3 मेन विषय रहता है और हिंदी साहित्य भी रहता है। तो क्या हम इन दोनों में दिला सकते हैं, हिंदी में भी और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में भी? तो देखो, दिला तो सकते हो, एलिजिबल तो दोनों के लिए हो, लेकिन दिलाओगे कैसे, क्योंकि उसका जो वो है क्या बोलते हैं एग्ज़ाम का डेट है वो तो एक ही तारीख को है, 25 तारीख को, है ना। तो एक ही डेट पे होने पर आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। ये हिंदी चुनना पड़ेगा, जिसका जैसे हिंदी साहित्य है तो उसमें एक मेन सब्जेक्ट हिंदी साहित्य का होता है और अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर अच्छा इसमें भूगोल तो आया नहीं है, खैर उसमें राजनीतिक विज्ञान भी होता है। तो ये सब जो है इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र तो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, है ना। तो ये वाले भी आप इसमें भी एलिजिबल हैं, इसमें भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। जैसे मेरा ही एक मित्र है जो कि हिंदी सब्जेक्ट में मतलब उसका एक सब्जेक्ट हिंदी है ना, और दूसरा है पॉलिटिकल साइंस और एक है शायद भूगोल या अर्थशास्त्र ऐसा है। तो पूछ रहा था कि मुझे मैं सामाजिक विज्ञान से दिलाऊँ कि हिंदी से दिलाऊँ, तो वो जो है एलिजिबल तो दोनों के लिए है ना, लेकिन वो उसको जो है एग्ज़ाम दिलाने के लिए किसी एक सब्जेक्ट को उसको चॉइस करना पड़ेगा, ये हो गया। और दूसरा तो बाकी आपका वही है कि आपका संस्कृत में स्नातक में एक विषय विशेष रहा हो आपका, है ना, कोर्स सब्जेक्ट के रूप में। देखो इसमें जो है कई लोग डाउटफुल रहते हैं कि होता क्या है, क्योंकि जैसे बीएससी वाले भी होते हैं वो एक सब्जेक्ट जो है जनरल इंग्लिश और हिंदी जो है दिलाते ही हैं एक लैंग्वेज के रूप में, लेकिन वो आपका जनरल सब्जेक्ट होता है ना। तो इसमें वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे जो सामान्य हिंदी और इंग्लिश का जो है पेपर दिलाए हैं, ऐसा नहीं, उसमें मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए, ये होता है। उसके बाद ये अंग्रेजी साहित्य का स्नातक सब में वही है। अच्छा, गणित में मेन देखते हैं हम कि इसमें इंजीनियरिंग वाले
पात्र है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है इस शिक्षक भर्ती में, है ना। तो इसमें ये तो दिया गया है कि गणित विषय के साथ जो है क्या क्या होना चाहिए, भौतिक, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है कंप्यूटर साइंस या स्टेटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के विषय। तो देखो पूरे साल जो है ये सारे सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग वाले नहीं पढ़ते, है ना। आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में ये सब पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। तो इसमें अभी भी प्रशासन ने या फिर क्या बोल सकते हैं सीजीएसएसबी ने अपना मत जो है इसमें क्लियर नहीं रखा है, लेकिन फिर भी अभी तक हम प्रीवियस जो है एग्ज़ाम होते आ रहे हैं, प्रीवियस जो शिक्षक भर्ती होती आ रही है उसके आधार पर तो इंजीनियर आज भी किस में है, जॉब कर रहे हैं, है ना। तो उसके आधार पे ये मान सकते हैं कि इसमें इंजीनियरिंग वाले अलाउ होंगे, क्योंकि इंजीनियर जो है मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स बैकग्राउंड से ही आए हैं तो काफ़ी अच्छे से मैथ्स पढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। और बाकी तो ये है कृषि का एक सब्जेक्ट इसमें ऐड हुआ है। तो कृषि वाले में एक डाउट था कि इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी को बीएड वाले अभ्यर्थी ही लेंगे या बीएड इसमें नहीं मांगा जाएगा। तो इसमें जो है स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पे विशेष अलग से इसमें पॉइंट डालकर कि शिक्षक कृषि की पदस्थापना हायर सेकेंडरी विद्यालयों में की जाती है, यानी ये जो है 9-10 के बच्चों के लिए शायद किया जाएगा, इसका कहना वही है, हायर सेकेंडरी, है ना, स्पष्ट लिखा गया है। यानी 6 to 8 में नहीं होगा, उसका जो भर्ती है वो 9 और 10th में किया जाएगा। उसके बाद इसलिए इसका बीएड उत्तीर्ण जो है होना अनिवार्य है, और यहाँ पे टीटी अनिवार्य नहीं किया गया है। ये बड़ा अजीब है भाई, टीटी वही दिलाता है जिसके पास बीएड होता है, और जिसने बीएड नहीं किया है वो टीटी दिलाएगा ही नहीं, है ना। तो इसमें कई लोग ऐसे हैं शिक्षक भर्ती में जो मतलब कृषि के अभ्यर्थी जो कृषि पे अपना स्नातक किए हुए हैं, कई लोग के पास जो है बीएड की डिग्री नहीं है ना। तो उनके लिए यही स्थिति है कि वो लोग इसमें जो है इस शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं हो पाएंगे, है ना। कम से कम बीएड आपका अनिवार्य है, टीएड भले टीटी भले नहीं है, ऐसा है क्या। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, तो इसमें ये बोल सकते हैं कि हायर सेकेंडरी देखो, एक होता है हाई स्कूल, है ना। हाई हाई किसको बोलते हैं, 9th और 10th हो जाता है, और ये हो जाता है हायर, हाँ। तो ये हो जाता है 11 और 12th, हाँ। तो इसको जो है वैसे तो शिक्षक भर्ती के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन इसकी जो पदस्थापना होगी किसमें, हायर सेकेंडरी में। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको आप देख लेंगे कि हायर सेकेंडरी यानी 11-12 के लेवल पे होगी, क्योंकि आप जब 10वीं से साइंस पास आउट होके जाते हैं तब जब आपको सब्जेक्ट चयन करना पड़ता है, तो उसमें जो है आपको अलग से सब्जेक्ट दिया जाता है। क्योंकि यही जो है कृषि का जब पोस्ट आया था, जो पोस्ट का डिटेल जब आया था, तो सबका दिक्कत वही था कि डाउट ये था कि 6 to 8 में तो कृषि जो है पढ़ाया ही नहीं जाता, तो उनका पदस्थापना कैसे किया जाएगा, और 6 to 8 में उनको क्या कृषि का अलग से सिलेबस भी तो नहीं है, उसको क्या पढ़ाया जाएगा। तो इसमें यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी जो नियुक्ति होगी वो कहाँ होगी, हायर सेकेंडरी स्कूलों में होगी, है ना। तो ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, ये तो खैर दिया ही रहता है कि उपरोक्त सभी पदों की शैक्षणिक अर्हताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई द्वारा जारी समय समय पर अधिसूचनाओं और माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अनुक्रम में मान्य होंगी। ये किसी भी भर्ती पर रहता है कि कोई भी नियम एवं शर्तें अचानक से बदली जा सकती है ना। तो आगामी जो नियम होंगे इनके आधार पर जो है क्या होंगे, मान्य होंगे, आगे आगे के जो नियम है या बदली नियम जो है बदला जा सकता है, ये कहा जा रहा है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, ये तो वही है कि अभ्यर्थी अपने अभ्यर्थता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी पात्र किसी भी प्रयास को नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जाएगा। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, अच्छा ये तो ये क्या है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद अच्छा जो भर्ती है, अच्छा हाँ, ये
8वां नंबर पॉइंट एक बार देखो कि चयनित अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र या फिर चरित्र सत्यापन जो है अर्थात पुलिस प्रमाणीकरण की विधिवत कार्यवाही के अध्ययन ही होगा। यानी ये तो एकदम बेसिक ही रहता है सभी में, किसी भी भर्ती में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है कराना पड़ता है, उसके बारे में बात की गई है। ये जो है आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद की बात है ना। और उसके बाद इसमें क्या है और और हाँ, महिलाओं के लिए तो ये तो कई लोग को पता नहीं रहता, लेकिन एक बार देख लेंगे आप कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को जो है सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध के तहत 1997 के उपबंध के अनुसार जो है महिला अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ में 30% आरक्षण मिलता है किसी भी एग्जाम्स में, है ना। इसके लिए पद जो है आरक्षित रखे जाते हैं 30%, और यह आरक्षण समस्तर प्रभागवार होगा। नियम के प्रावधानों के अध्ययन रहते हुए विधवा अथवा तलाकशुदा महिलाओं अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो है हाँ, जो वो होते हैं फिजिकल जो डिसेबल्ड वो होते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए भी है, उनके लिए भी जो है आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और है, श्रवण शक्ति ह्रास बाधित यानी जिनको सुनने में दिक्कत होती है ऐसे टीचर, है ना, उनको जो है अगर वो श्रवण यंत्र के थ्रू जो है सुन पाते हैं तो वो जो है सक्षम माने जाएंगे। और जो वो है बिल्कुल श्रवण बाधित हो पूर्ण, है ना, मतलब बिल्कुल नहीं सुन पाते, किसी भी जो है मशीनों के थ्रू भी लगा कर भी वो जो है अच्छे से सुन नहीं पाते, तो वो जो है इसके लिए अपात्र होंगे। उसके बाद आगे क्या है, ये आपका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वो है साइट हो गया, है ना। और अब लास्ट में जैसे परिणाम आता है उसके बाद जो चयन सूची है वो कितने माह के लिए होगी, तारीख से 6 माह तक के लिए वैध होती है ना। और उसके लिए प्रतीक्षा सूची यानी जो है वेटिंग लिस्ट भी तैयार किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम तथा अधिकतम रिक्त पदों के 25% तक नाम होंगे, है ना। प्रतीक्षा सूची की वैधता ऐसी होगी, ऐसी चयन सूची जारी होगी या जारी होने के तारीख से 9 माह की होगी, ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। मतलब जिस दिन से भी जारी होगी जो वेटिंग लिस्ट है वो उसका जो वैलिडिटी है वो 9 माह तक रहेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद अच्छा, ये परीक्षा अवधि क्या होती है एक बार देख लेते हैं, कई लोग को पता नहीं रहता। ये जो है प्रशासन या शासन द्वारा तैयार किया गया 3 साल की अवधि होती है, जिसके तहत किसी भी सरकारी भर्ती में जब कोई अभ्यर्थी जो है किसी भी विभाग में एग्ज़ाम के थ्रू इंटर होता है ना, उसका जब चयन होता है तो 3 साल की अवधि उसको दी जाती है, और उसके जो है बिहेवियर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है कि देखा जाता है कि वो सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, या वो योग्य एक्चुअली में है कि नहीं, उसको देखा जाता है। और इस समय जो है आपका जो 3 साल की अवधि है तो उसमें प्रथम वर्ष जो है 70%, है ना, और सेकंड वर्ष में द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% जो है आपका पेमेंट होता है इस टाइम, है ना। इतना आपको वेतन मिलेगा इन 3 साल के अंतर्गत, हर साल में थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। उसके बाद चौथे वर्ष में आप जो है परमानेंट हो जाएंगे, ऐसा रहता है। मतलब ये परीक्षा अवधि को परमानेंट नहीं माना जाता, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड में आया नहीं है कि किसी भी अभ्यर्थी को चयन होने के बाद, है ना, निकाला गया हो, है ना, तो उतना ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आता। और इसमें क्या है, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है तो परीक्षा अवधि में नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक की अवधि की वृद्धि की जा सकेगी, है ना। मतलब आपने पहले वर्ष अगर कोई कुछ गलती कर दी, आपका कार्य अच्छा नहीं लगा, तो 1 वर्ष का आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद चाहे तो आपको निकाला जा सकता है, ये एक शर्त है ना, ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद हाँ, यहाँ पे ये जानकारी जो बताया था वो लिखा भी गया है यहाँ पे कि शिक्षक पद के अभ्यर्थी शिक्षक के विज्ञापित पदों में से किसी एक विषय हेतु ही आवेदन कर पाएंगे, है ना। एक से अधिक विषयों में आवेदन अमान्य किया जाएगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही डेट पे है, तो आप 2
जो है विषय पे जो एग्ज़ाम जो है नहीं दिला सकते, है ना, वही बोला जा रहा है। उसके बाद पदों की संख्या परिवर्तनीय है, ये तो हमेशा हर एग्ज़ाम में लिखा जाता है कि पद जो है बीच में जो है इसी दौरान जो है चेंज किए जा सकते हैं। उसके बाद और ये दिव्यांगों के लिए है कि उनको जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना के सबमिट करना पड़ेगा। फिर आगे क्या है और हम्म इसमें ये चीज़ देखेंगे। हाँ, अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आपके पास जितने भी प्रमाण पत्र है वो पूरा रेडी कर लेना है आपको, है ना, कि फॉर्म डालने की लास्ट डेट तक, अंतिम तिथि तक, है ना। आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा अथवा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। मतलब पहले से आपका जो है जाति प्रमाण पत्र है आपको रेडी कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, हाँ, हाँ, अनुसूचित जनजाति या जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तदनुसार प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह भी अमान्य होगा, ये बोला जा रहा है। और कुछ खास इसमें और इसमें क्या है, हाँ, ये जो है अगर आप किसी भी तरीके से दोषी ठहराए गए हैं या आपने आपके विरुद्ध कोई कोई कार्यवाही की गई हो तो उसके लिए है ये, है ना। ठीक। हम्म अच्छा, हाँ, एक लाख जानकारी आपको बता देता हूँ, एड ऑन कर देता हूँ कि इसमें जो है इस शिक्षक भर्ती 2026 में अच्छा, इसमें जो है छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी ही पात्र होंगे। यानी जिसके पास छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र है वही इस जो है भर्ती के लिए पात्र होंगे। और जो भी अदर स्टेट से वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रह रहे होंगे काफ़ी सालों से, जिनके पिताजी उनके परदादा जो है यहाँ रह रहे होंगे और उनका जो है अगर निवासी प्रमाण पत्र बन गया होगा तो वो भी इस भर्ती के लिए जो है पात्र होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। तो आई होप ये सारी जानकारी जो है पूरी तरह आपको समझ आई होगी। और वीडियो जो हम लाएंगे उसमें जो है सिलेबस को जो है एक बार कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसमें उसको और देख लेंगे एक बार सिलेबस को, है ना।